वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मुआशरा प्रोग्राम के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम मुआशरे में जो घर टूट रहे हैं, जो शिराज़ा बिखर रहा है, वो बिखरने से बच जाए और ख़ानदान एक जगह रहें, मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की जो है खैरख्वाही करें और जो है अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। नाजरीन, आज इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नाजरीन, प्रोग्राम की कार्रवाई बढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा किया करते हैं कि किस तरह से लोग झूठे मुकदमात अपने रिश्तेदारों पर ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरों को परेशान कर रहे हैं बल्कि खुद भी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम के आखिर में एक कॉल मौसूल हुई थी टोली चौकी से, जिसमें यह कहा गया था कि शादी को सिर्फ 3 दिन हुए और लड़की जो है घर जाकर बैठ गई और उसके बाद लड़की वाले ये मुतालबा करते हैं लड़के वालों से कि जो है 20 लाख रुपए दो और हमारी लड़की को छोड़ दो। आप इस बारे में कुछ मुख्तसरन रोशनी डाली या फिर आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। देखते हैं नाज़रीन, आज के पहले कॉलर कौन है। बात हो गई है तो आप मुख्तसरन इस पर रोशनी डालिए। जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि 3 दिन के मामूली से वक्फे में जो है इस किस्म का वाक़या पेश आया। जैसा मुझे याद पड़ता है, इन्होंने कहा था कि भाई जैसे तैसे हमने तय कर दिया और पैसे 4 लाख रुपए दे करके मामले को रफा दफा किया। एक तरफ तो ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक इंसाफ पहुंचने में दुश्वारी होती है ऐसे झूठे मुकदमात की तरफ वजह से, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है हमारे माशरे में कि इस किस्म के केसेस का डर बना करके कोई फैमिलीज को टारगेट करके उनसे गैर ज़रूरी मुतालबात पूरे करवाए जा रहे हैं, जो अफसोस की बात है। हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, अगर इंडियन कानून के हिसाब से डरा धमका के या कुछ करेंगे तो इसके बाद भी एक कानून है, इसके बाद भी एक अदालत है जहां आप झूठ नहीं बोल सकते, खतई नहीं बोल सकते। आपके हाथ, आपके पांव, आपके कान, आपकी समात, आपकी बसारत, सब चीज़ गवाही देती है। तो उस अदालत को याद रखने के बाद में अक्सर ऐसी किस्म के मामले नहीं हो सकते हैं। फिर भी इस किस्म की जो वाक़यात है बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं कि भाई 2-3 दिन की शादी है ना, ये जब दर दरियाफ्त करके शादी करते हैं, सोच समझ के शादी करते हैं, ख़ानदानों को जोड़ते हैं, उसके बाद में 2-3 दिन का वक्फा तो कोई वक्फा ही नहीं है। और इस किस्म से जिस तरीके से किया जाता है, इससे ये साफ महसूस होता है कि भाई ये जो है शादी जो है महज गैर ज़रूरी तरीके से हरासा करना और दबाव में डाल के पैसे ऐंठने के लिए की गई है, ना कि कोई रिश्ता बनाने के लिए की गई है। इतने मुख्तसर से वक्फे में एक दूसरे को जान भी नहीं पाते, सिर्फ मियाँ बीवी एक दूसरे को जानने के लिए महीनों का वक्त दरकार है। कम से कम वो बताया गया है। क्या ये प्री प्लान होता है ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ ना, टारगेट करते हैं कि इनके ये फैमिली के पास ये है, ये फैमिली के, ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारा ये टॉपिक जो है झूठे मुकदमात, इसी किस्म के मुकदमात के लिए कहा गया है कि ये झूठे मुकदमात हैं। अभी रिसेंटली भी एक मिसाल मैं दूंगा आपको, एक रिसेंटली भी जो है ऐसा ही मामला पेश आया। भाई देखो, हम कोर्ट कचहरी करना नहीं चाह रहे, हमारे इतने पैसे दे दो वरना फिर आप
परेशानी उठवाओगे। और ऐसा होता है कि औरत बच्ची की तरफ से दबाव डाला जाता है, भाई हम ये खर्चा करें, ये करें, ये करें, लिहाजा आप जो है हमें इसका मुआवजा दे दीजिए। अरे भाई लड़के वाले भी तो खर्चा करते हैं, लड़के वालों के लिए भी तो एक अफराद बढ़ता है। बजाय ये सोचने के, देखिए आप अपने आप को एक दूसरे कल्चर से मत कंपेयर कीजिए, मत उससे अपना मुकाबला दीजिए। देखिए इस्लाम के अंदर, जो कि भाई अमजद ने बताया है कि भाई हम इस्लाम की रोशनी में भी बात करते हैं, तो इस्लाम में कभी ये नहीं बताया गया है कि किसी को कमतर या किसी को ज्यादातर समझा जाए। हाँ, तो दो लोग जब जुड़ते हैं तो एक फैमिली के दोनों बराबर के हम पल्ला और हिस्सेदार होते हैं। बरखलाफ इसके कि भाई लड़की की तरफ कानून फेवर करता है, कोई भी कोर्ट या कचहरी जो है, कानून जो है औरत के प्रोटेक्शन में बना है, लिहाजा इसको दबाव डाला जाए, तो ये बहुत बुरी और भद्दी बात है, इससे हमको परहेज रखना चाहिए। और जिस तरह से देखिए वकील साहब, ये औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया है जी, मगर झूठा मुकदमा डालने वाली औरत है, जिस पर झूठा मुकदमा डाला गया, यानी कि सास और ननद मेरा इशारा है, वो भी औरतें ही हैं, बेशक, और जो ले जाकर मारपीट करते हैं वो भी औरतें ही हैं। तो नुकसान तो औरतों का ही हुआ ना बुनियादी तौर पर। जी हाँ, तो ये कैसा इज्जत पामाल हो रहा है। बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका तवज्जो दिलाने का। मैं इसके ऊपर ये बात बताना चाहूंगा कि औरत जो है, औरत अपनी माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, मगर अब औरतों को चूंकि मर्द पुलिस से नहीं डील किया जा सकता, इसीलिए वुमेन्स पुलिस लगाई जाती है। देखिए आपकी इजाजत से कॉलर शामिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कौन जनाब, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं जिले से बात कर रहा हूँ। आपका नाम जान सकते हैं जनाब? आपका नाम जान सकते हैं? अपना तारुफ दीजिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन। मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब जी, क्या जानना चाहेंगे आप? आसिफ नगर जिले से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, आपका प्रोग्राम चल रहा था, हमारे लाइव टेलीकास्ट सही नहीं आ रहा है, अपने जी। सिग्नल जो है सो बेकार हो जा रहा है हमारे पास। लाइव टेलीकास्ट आपके पास क्यों नहीं आ रहा जनाब? हेलो हेलो जी, आपके पास सिग्नल्स नहीं आने की वजह क्या है? समझ में नहीं आ रहा था, अभी सिग्नल जो है सो खाली वैसे रुका हुआ है। आपको फोन लगते जो सिग्नल कॉन्टैक्ट नो सिग्नल बोल के दे रहा हमारे। जी, आप केबल ऑपरेटर से जो है कांटेक्ट करिए, अगर वीक सिग्नल है तो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको कोई सवाल वैसे प्रोग्राम में? प्रोग्राम में सवाल ये है साहब, अपने एडवोकेट साहब से, फतियुद्दीन साहब से ये पूछना था जी। भाई, हमारे भाई की शादी हुई थी। जी जी हेलो जी बताइए। हाँ, तो बोलना ये चाह रहा हूँ वही, अब ये अगर शरई तौर से जो सो बच्ची का तलाक देना अच्छा रहेगा, नहीं जो सो हम कुछ कानूनी कार्रवाई करना। नहीं पहले से जो सो बच्ची का कुछ बाहर दूसरा कुछ चक्कर था। अच्छा, फेयर था। तो आपने शादी से पहले दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की? बच्ची का क्या दरियाफ्त करेंगे साहब, जाके जो सो हमारे फूफू साहब जो है कर लिए थे। ठीक है, दरियाफ्त बच्ची की क्या करेंगे, बच्चे का रहा तो करते ना। ठीक है, ठीक। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल सुन लिया है एडवोकेट साहब ने, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। अच्छी बात। शुक्रिया कॉल करने। जी एडवोकेट साहब, शादी के बाद पता चला कि लड़की का कहीं अफेयर था जी, अब ये क्या करना चाहिए, मशवरा चाहते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनके भाई का जो ये मामला है, और ये कहते हैं कि शादी के बाद इनको पता चला कि ये जो एक अफेयर में मुलविस हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है। जब इन्होंने मन बनाया है तलाक देने का, तो भाई तलाक देने के लिए शरई कानून के हिसाब से आप काजी की ऑफिस में जा करके दो गवाहों को लेकर के तलाक दे सकते हैं। मगर एक और कानून की तरफ मैं इनकी तवज्जो दिलाता चलूं, एक और कानून इंडिया में राइज है, फिल वक्त इन फोर्स है, जिसका नाम है राइट्स ऑफ वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट, राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट। तो डिवोर्स के ऊपर, डिवोर्स के टाइम पे मुस्लिम औरतों को कुछ हुकूक दिए गए हैं इंडियन कानून के हिसाब से, इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत। तो इनको ये अगर मन बना ही चुके हैं तलाक देने का, तो एक बार बेहतर होगा कि मसालहत की कोशिश की जाए और फैमिली, दोनों फैमिलीज को लेकर के बैठ के बातचीत की जाए, बजाय किसी किस्म की बदनज़मी के एक किसी बड़े आदमी की तरफ दोनों अफराद खानदान अपने अपने अफराद खानदानों के बड़े आदमियों की तरफ
रुजू हों और एक जॉइंट मीटिंग करें। कम से कम एक बार ये कोशिश की जाए कि जो भी डिफरेंसेस हैं दूर हो जाए। अगर इस किस्म की बात जैसी इन्होंने बताई है कि भाई शरीयत भी इसकी इजाजत देता है कि भाई इस किस्म की अगर कोई बात आए तो हस्बैंड का इख्तियार है कि वो अपना फैसला ले सकता है, लेने के बाद सीधे तरीके से काम कर दिया जा सकता है। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? जी, मैं सिकंदराबाद कारखाने से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मोहम्मद कुरैशी है। ओके आपके बताने में मेरा सवाल ये है जी। कि मेरे भाई की शादी हो गई 16 साल है। ठीक है। 16 साल में अचानक जो है ना घर को गए, जाके खुला नहीं लिए लोग। अच्छा, तो बच्चों के साथ चले गए उन्होंने, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हम लोग? खुला हो गया है? हेलो जी जी। 16 साल के बाद हम फसरुद्दीन साहब से मिलना चाह रहे हैं। जी। मेरे भाई को जो है ना 3 लड़के एक लड़की है। ठीक है। वो लोग लड़की को भी लेके चले गए। ठीक है ठीक है। बात करने गए तो ये तो हम लोग जो है ना निर्भया केस में अटका दिए वो लोग। कौन सा केस? निर्भया बोल के जो केस है ना वो केस में अटका दिए। निर्भया। बात करने गए तो हम लोग। ठीक है ठीक है। ये तो तो बड़ी हम ताज्जुब जरा है। फसरुद्दीन साहब से नंबर वाला है उनका। जी, आप जो है मिलना चाह रहे हैं। आप जो है कंट्रोल रूम पे फोन करके फसीरुद्दीन साहब का नंबर ले सकते हैं। यहाँ के नहीं, हम लोग लिए उनसे कंट्रोल रूम से तो नहीं मिल सकता, उनका नंबर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप जो है प्रोग्राम के बाद फोन करिए। प्रोग्राम अच्छा। अब प्रोग्राम चलते वक्त जो है प्रोग्राम के कॉलर्स आते हैं, प्रोग्राम के बाद आप फोन करिए। अच्छा, ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। तो ये तो बड़ी अजीब बात दिख रही है कि 16 साल हुए शादी को, जी। उसके बाद एक लड़की है, 3 लड़के हैं, घर गए और खुला ले लिया। अरे निर्भया एक्ट कैसे बनता है भाई यहाँ पर? जी जी जी, बहुत मुनासिब बात आपने कही है। ये पहली चीज तो ये है कि भाई ये 16 साल के बाद खुला ले लिए, ये जो प्लेनली या ब्लैंकली कहा जा रहा है कि भाई खुला जो बात है, खुला में भी तलाक हस्बैंड को ही देना पड़ता है। तो खुला ले ली नहीं जाती, खुला एक रिक्वेस्ट है कि भाई मैं आपसे आपके साथ जिंदगी और बसर नहीं कर सकती, मेरे को आप तलाक दे दो। अपॉन रिक्वेस्ट, अब इनकी गुजारिश पर, अहलिया की गुजारिश पर अगर खाविंद तलाक देता है तो उसको खुला कहा जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मिलना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जरूर इनको इनकी तलाफी की जाएगी। दूसरी बात यह है कि भाई निर्भया में इनको फंसाया गया है। देखिए सेक्शन 354 आईपीसी, इसको बाइफरकेट किया गया है। इसी के तहत जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसको निर्भया एक्ट पॉपुलरली कहा जा रहा है। तो सेक्शन 354 पहले जो था, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, किसी औरत की हुर्मत में मुदाखलत करना जो है इसके लिए था। तो अभी इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी और डी बोल के, शिद्दत जुर्म की शिद्दत के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी। आपकी वजह से कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं तस्लीम फातिमा बात कर रही हूँ। जी तस्लीम जी, मैं चलते हुए शादी होते 12 साल हो गया। ठीक है। और चलते 2002 में फरवरी के दिन तो मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। और मेरे ससुराल वाले मेरे को रखे नहीं, मेरे को 23 लड़कियां हुए थे। ओके। और 23 लड़कियां हुए थे और मेरा 23 बच्चियां होने के बाद में लोग मेरे को घर से हकार दिया, मेरे शौहर और ससुराल वाले मिलके। अच्छा। अभी क्या बोलते थे, 498 चल रहा था, वो क्लोज हो गया, 2 साल हो रहा। मेंटेनेंस चल रहा था, तो मेरे को 1500 मेंटेनेंस हुआ था, तो उसके बैलेंस देना था, मैं नहीं दिए। ऑलरेडी और 2 शादियां करे ऑलरेडी। अच्छा। और मेंटेनेंस मेरे को 5000 एक और एक बच्ची का 1000 हुआ था। ठीक है। तो हाई कोर्ट को चले जाना। ठीक है। हाई कोर्ट को जाने के बाद में फिर ये हुआ कि मेरे को चलते से बैलेंस देना था, उनकी डेथ हो गई। अच्छा डेथ जी। तो डेथ हो गई उनकी। अभी उन लोग चलते से मेरे को SI के पास वहाँ पे बुला रहे। क्या अब मैं तो माँ बाप के पास 9 साल से रह रही हूँ, मैं तो रहना चाह रही थी। अब मेरी बच्ची है या फिर उनकी प्रॉपर्टी में तो कुछ हिस्सा चाहिए, क्या मिल सकता है? क्या सर मेरी कुछ हेल्प हो सकती क्या? ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं?
कहाँ रहती हैं आप? जी मैं सुलेमान नगर, वादिया मोहम्मद सुलेमान नगर से बात कर रही थी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया है, जवाब देते हैं। परेशान हो गई ये चीज से। जी जी, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। जी, 12 साल पहले शादी हुई थी, जुड़वा बेटियां थी, उसके बाद घर से निकाल दिया गया, 498 केस चला, वो क्लोज हो गया। मेंटेनेंस 1500 तय पाया गया था, कुछ उन्होंने दिया कुछ नहीं दिया, अब उनका इंतकाल हो गया है। अब जो है इनकी औलाद के लिए इनके साबिक़ा शौहर के प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहती हैं ये। जी बेशक इनको मिलेगा। दौरान सवाल इन्होंने ये भी बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो 2 शादियां और करे। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी डिवोर्स हुई या नहीं। मेंटेनेंस केस चल रहा था, इन्होंने कहा 5000 एक और 1000 बच्ची के लिए और 5000 अलग से मेंटेनेंस हुआ। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके शौहर ये मेंटेनेंस होने के बाद में हाई कोर्ट को रुजू हुए, दौरान मुकदमा इनका इंतकाल हो गया है। तो ये बात जो है, इनका बेसिक सवाल ये है कि इस किस्म से रहने के बाद मैं एरियाज उनकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकती हूं क्या नहीं, एक सवाल है। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है या नहीं। ये दोनों ही सवालों का जवाब ये है, ये दोनों भी काम उनकी प्रॉपर्टी से किए जा सकते हैं, शरई तौर पे भी और इंडियन लॉ के तहत भी। एरियाज जो है उनकी डेथ से पहले का क्लेम है, तो वो बराबर उनको क्लेम कर सकती हैं उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने के बाद में। इनहेरिटेंस जो राइट है, इनकी जो ट्विंस लड़कियां हैं, इनको अपनी बाप की जायदाद में जो दूसरे शेयर होल्डर्स के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, इनको भी बराबर वो हिस्सा मिलेगा, ये हकदार हैं। इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो है किसी अच्छे वकील साहब से इनको रुजू होना चाहिए और मशवरा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा इनका सवाल था उसका जवाब तो यही है कि दोनों भी इनको मिल सकते हैं। एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस में जनरली प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं पूछी जा सकती, मगर एरियर्स तो आपको मिलेंगे। और अगर डिवोर्स नहीं हुई थी तो इन्हें भी हिस्सा मिलेगा, इनके औलाद को भी मिलेगा? हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुई है तो बराबर इनको भी हिस्सा मिलेगा। अगर डिवोर्स हो चुकी है, क्योंकि शरीयत के हिसाब से इद्दत के बाद में कोई क्लेम औरत का अपने हस्बैंड पे बाकी नहीं रहता, तो ये उनसे महरूम रह जाएंगी। औलाद को मिलेगा, औलाद को बराबर उसका हिस्सा मिलेगा। जी, पिछले सवाल में आप तफसील बता रहे थे कि सेक्शन 354 4 हिस्सों में बढ़ गया है। जी हाँ, तो थोड़ा रोशनी। सेक्शन 354 आईपीसी जो है उसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्या था, पूरी इंडिया के लिए 2 साल की सजा थी उसको, मगर हैदराबाद या एपी के लिए आंध्र प्रदेश का जो अमेंडमेंट था उसके हिसाब से अगर आंध्र प्रदेश में किसी औरत की इज्जत पे या उसको बेहुरमती की गई तो उसके लिए जो है कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा पहले से ही थी। तो इस मामले में एपी जो है दूसरे स्टेट से पहले ही ज्यादा कॉन्शियस है। दूसरी बात अभी जो बताई गई है, अब जैसे छेड़ना हो या पीछा करना हो या औरतों की तस्वीर निकालना उनकी इजाजत के बगैर उनके प्राइवेट एरियाज में, वॉशरूम्स में, इधर उधर, और जो तन्हाई के टाइम पे, इसको भी बड़ी सख्ती से निपटा जा रहा है। और चूंकि ऐसा माना जाता है जो ये क्राइम रेट जो खास करके रेप केसेस बढ़ गए हैं, तो इसकी बेसिक वजह जो है ये यहीं से शुरू होती है, इन्हीं खुराफात से शुरू होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस हिसाब से डिवाइड करके जैसा जैसा ग्रेविटी, जितनी शिद्दत उस जुर्म में है, उस शिद्दत के हिसाब से पनिशमेंट भी डिवाइड की गई है। और इस कानून के तहत ये भी हो गया है कि किसी औरत को अगर तंग करने की गरज से घूर घूर कर देखा जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, तो भी बुक कर सकते हैं। अब जैसा इन्होंने सवाल के दौरान कहा था, भाई हम उनके घर बात करने गए तो हमको निर्भया एक्ट लगा के बुक कर दिया गया है। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं, केस बुक करना एक अलग बात है, केस को साबित करना एक और बात है। जो है झूठे मुकदमात अगर बुक करते हैं तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ही ये बात सामने आ जाती है कि ये झूठा मुकदमा है। हाँ, अगर आप वहां जाकर के अपनी हद पार करके कोई अगर आप मुजरिमाना हरकत करे होंगे तो फिर एक दूसरी बात है। अगर नहीं तो वहीं पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग बजाय चार्जशीट के फाइनल रिपोर्ट डाल देंगे, ये कह करके जो भी कहा गया है या बताया गया है वो मुनासिब नहीं था। ज्यादा फिक्र मत करिए, बस सच का दामन थामिए और सही सही बात सामने ला दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी वकील साहब, जिस तरह 498 में जी एक गुंजाइश है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है
और जो है उन पर जो है इन्वेस्टिगेशन होता है जी। कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल। जी। तो निर्भया में क्या है? निर्भया इल्जाम लगाता मैं है। जैसे बताया, ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल या नॉन बेलेबल, इसकी जो तशरीह की गई है, जी। इसमें बेसिकली क्या है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, इसको ध्यान में रखते हुए है। शेड्यूल 1 जो है ये कैटेगराइज करता है, इसके अंदर 6 कॉलम है। सीआरपीसी के अंदर शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल है, और कौन सा जज ये केस को चलाएगा, जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चलाएगा या फिर सेशंस जज चलाएगा। जो 7 साल से ज्यादा के सजाएं हैं, 10 साल से ज्यादा के सजाएं हैं, मौत की सजा है, ऐसे केसेस जनरली सेशंस जज चलाते हैं। और जो कम पनिशमेंट के हैं, जैसे चोरी के केस है, ये छोटे छोटे केस हैं जो ये मजिस्ट्रेट्स चलाते हैं। 3 साल तक की पनिशमेंट के केसेस जनरली मजिस्ट्रेट्स चलाते हैं। और जनरली हर ऑफेंस नहीं, एक जनरल कैटेगराइजेशन के अंदर क्या है, 3 साल से कम की अगर सजा हो तो उसको बेलेबल कहा गया है। अगर 3 साल या उससे ज्यादा अगर सजा है किसी जुर्म की तो उसको नॉन बेलेबल बताया गया है। इस किस्म की काफी डिटेल्स आपको कानूनी किताबों में मिलती है। मगर बेसिकली जो 498A है, इसको फिर से मैं दोहराऊंगा कि इसको प्रपोज किया गया है, इसको कंपाउंडेबल कर दें, क्योंकि ये मोस्टली फैमिली रिलेटेड ऑफेंसेस रहते हैं, फैमिली के झगड़े रहते हैं। तो इसको जो है प्रपोज किया गया है कि कंपाउंडेबल कर दें, और उम्मीद की जाती है कि जल्दी हो जाएगा। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मौलानी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? तो 2 साल पहले तलाक दे दिया था, मैं जाके अपना दफ्तर है ना, जी दफ्तर में जाके रकम बन लेके जी जो है तलाक दे दिया था मैं, जी उनकी हरकतों की वजह से। जी वो लोग जो है अभी तक अमाउंट नहीं लिए वहाँ से। ठीक है। तो फिर बीच में मेरे को फोन करके वो टॉर्चर कर रहे लोग। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लड़की की जरा ठीक नहीं रहने की वजह से मई हमारे मम्मी डैडी के लोग किसको भी नहीं बोलते, वो लव मैरिज कर लिया था। अच्छा, तो वो लोग जो है सही नहीं थे। ठीक है। तो फिर बाद में उनकी हरकतों की वजह से मैं देख के तो फिर जाके तलाक दे दिया मैं मेरी तरफ से। अच्छा, मगर क्या हरकतें थी, कुछ आप बता सकेंगे? वो ऐसी कौन सी हरकतें थी जो आपको नागवार गुजरी? हेलो। हाँ हेलो जी, वो ऐसी क्या हरकतें थी आपकी बेगम की जो आपको नागवार गुजरी? वही घर में जो है रहना नहीं, इधर उधर फिरना। मैंने उनके साथ हमेशा बहनों की सुनते थे, मेरी एक भी नहीं सुनते थे। अच्छा। मैं तो बोलता था जाना भी हर किसी का जाना, लेकिन उसका भी एक टाइम होता हम्म है हम्म ना। रोज जाना आना ऐसी तरह करना मेरे को, हम्म। हमारे अम्मा बाबा को जो है गाली गलौज करना, अच्छा। ऐसे हरकता करते थे लोग। जरा नहीं थे तो मेरे को समझ में नहीं आने की वजह से तलाक दे दिया जाके। अच्छा। मेरी भी उतनी सैलरी नहीं है कि उनको वो कर सके, फिर भी मैं कोशिश करके पैसे कम दिया उधर जाके। अच्छा। तो फिर भी गाली गलौज कर रहे, फोन कर रहे, घर को आओ बोल रहे। तो आप बोलो का क्या मुतालिबा है? उससे पहले भी ऐसी दवा खा लिया था मैं, गुस्से में सवाल क्या है? ये हमारे आपका सवाल क्या है जनाब? देख रहे ना, कोई भाई बहन देख रहे हमारे, ना कोई देख रहे, कर लिए आप तुम्हारी देख लो, मैं तुम्हारी जिंदगी, हमारे में चलते आ रहे। खैर, ये तो लव मैरिज के साथ लगा हुआ रहता है। शाहिद साहब, जाके पुलिस स्टेशन में बोलना, वो लोग आते में थे तो पुलिस वाले वकील को भी रखा था मैं। जी। अब आपका सवाल क्या है? मुझे बिना जो है तो फोन करके वो टॉर्चर कर दिया। ठीक ठीक। अब आपका सवाल क्या है? लिए लगा तो कुछ क्या जानना ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। लव मैरिज की थी इन्होंने, कुछ अरसे बाद जो है ना इत्तेफाकी, इनकी बेगम जो है बहनों की सुनती हैं जी। उनके साथ फिरना, उनके पास जाना, रोजाना का मामूल, जी और अपने ससुराल वालों को गाली गलौज करना, जी जिसकी वजह से इन्होंने तंग आकर जो है उन्हें तलाक दे दी है। कदात जाकर पैसे जमा करा दिए हैं इन्होंने। जी। वो लोग वो पैसे लिए नहीं और फोन करके गाली गलौज, डराना धमकाना। अब चूंकि ये लव मैरिज थी, इनके पेरेंट्स को अकरबा जो है इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जी। क्या फरमाते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने तलाक एग्जीक्यूट की है, डिवोर्स एग्जीक्यूट की है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो डिवोर्स हो चुकी है। और 2 साल का वक्फा काफ़ी होता है डिवोर्स दे करके इंटीमेट कर देने के बाद।
इनके मामले में सबसे अहम बात यह है कि इनकी अहलिया और उनके अफराद खानदान को कब पता चला कि इन्होंने डिवोर्स दी है। जी। हाँ, इन्होंने डिवोर्स दे दी है, अब वो कबूल करें या ना करें, शरई तौर पे और कानूनी तौर पे वो ताल्लुक मुनक़ता हो गया है। जी। अब 2 साल का वक्फा काफ़ी होता है, तो जब डिवोर्स होने के बाद अगर इनको बेजा तंग किया जा रहा है, ये आज़ाद है अपनी कंप्लेंट देने के लिए। जी। तो इनके लिए ये रिलीफ है कि भाई इस किस्म का सताया जा रहा है, आप कंप्लेंट करिए। तो किस सेक्शन में ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं? ये जो है क्रिमिनल ट्रेसपास या इनको सब 506 आता है, अनॉयंस एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन या क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर जी। ये लोग सताया जा रहा है। इस किस्म के सेक्शंस के अंदर इनको कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस कंप्लेंट भी हो जाएगी। डिवोर्स दे देने के बाद, क़ज़ात में पैसे जमा करा देने के बाद डेलिबरेटली उसको पैसों को हाथ नहीं लगाना, इसका क्या मतलब है? इसका यही है कि लड़की वाले एजिटेट कर रहे हैं कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग डिवोर्स। तुम डिवोर्स दे दिए होंगे बट वी डोंट, हम कबूल नहीं करते उसको, ये कहा जाता है। मगर शरई तौर पे और कानूनी तौर पे वो पैसे ले या ना ले, डिवोर्स तो हो गई है। जी। अब ये शायद कुछ और आंटना चाह रहे हैं, हो सकता है, वही तो है अल्टीरियर मोटिव्स भाई, औरतों के कानून को। अभी इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप खरीब आए, खानदान से आए, रब्त पैदा करें, खरीब आए। तो जब ये ऐसा कोई हरकत करेंगे तो वो फायदा उठाने की देखते हैं। जी। और इससे पहले के केस में जो ऑफलाइन कॉल आई थी कि डिवोर्स दे दिया इन्होंने, मगर पेटी केस में इनको अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। लालागुड़े में जो है रहते हैं इनके ससुराल वाले जी, तो इन्हें परेशान कर रहे हैं। जी, जैसा कि उन्होंने दौरान सवाल बताया था कि 12 साल हो चुके थे शादी को और उनकी अहलिया जो है इस बिना पर इनसे खुला ली कि ये शराब नोशी करते हैं, और बाद में इन्हें पता चला कि वो लड़की की माँ भी खुद इसी किस्म के शौक में मुलविस है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। बेशक शराब नोशी हराम है और कानून में भी कोई उसको अच्छी बात मानी नहीं जाती है। काफ़ी पाबंदियां लगाई गई हैं इस किस्म के शौक़ों के लिए। तो बेशक एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर जो बेसिस पे इनका डिवोर्स हुआ वही हो सकता है कि उन्होंने तंग आकर के, अपनी माँ से तंग आकर के जो है उस आदत से तंग आई हुई थी और हस्बैंड को भी 12 साल बर्दाश्त की। हाँ, ये पेटी केस की जो बात है, ये जनरली पी लेकर के शोर शराबा करना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, क्रिएटिंग पब्लिक न्यूसेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए बुक किया जाता है। तो ये कोई ज़्यादा संगीन जुर्म नहीं है, मगर बड़ा तकलीफ दे रहता है आस पड़ोस वालों को ये सब शोर शराबा। इसीलिए हो सकता है कोशिश की होगी, जबकि ताल्लुक ख़त्म हो गया और इनका अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है, बस इसको इतना ही समझा जा सकता है। तो इस मामले में क्या निभाया जा सकता था, क्योंकि ख़ानदान में भी ऐसे हजरात मौजूद है जो ऐसी खबासत में मुब्तला है, आप उसी बेसिस पे जो है आप डिवोर्स, मैं बताया ना, वो जो है हो सकता है कि माँ की ये हरकतें और इस बुरी आदत की जो तकालीफ है, इससे तंग आकर के ताल्लुक जो है ये बस कर दिए, गिवन अप जैसा कहते हैं ना, बस इनका सबर टूट गया और बर्दाश्त खत्म हो गई। तो कोशिश तो हमेशा हुई। 12 साल जब इन्होंने कहा है कि 12 साल के वक्फे तक वो लोग मैरिड और साथ में रहे हैं, तो काफी चीजें देख चुके होंगे ना जी। बर्दाश्त जब खत्म हुई तभी शायद इन्होंने इस किस्म का कदम उठाया होगा। जी। अब पिछले सवाल की तरफ मैं फिर आता हूँ। ये शायद कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद खासिम बात कर रहा हूँ। खासिम साहब, क्या जानना चाहेंगे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हफीज पेट से बात कर रहा हूँ मैं। हफीज पेट, ठीक है जी। मेरे भाई की शादी हो गई 3 साल हो रहा। ठीक है। तो यहाँ ससुराल में रहते हैं, यहाँ आते नहीं। उनकी जो ना औलाद में और अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो तो इलाज कराया उनका। ठीक है। हाँ, तो बहुत पैसा खर्चा करने का अपना औलाद की। ठीक है। अलग होने के बाद में जो वहाँ से जो अम्मा के घर को जो चले गए, तो जो है ना वो आने का नाम नहीं ले रहे और प्रेशर डाल रहे,
ऐसे जो वो तो जो ना 50-60 रुपए भेजिए, हमारे घर सफर में रहते। ठीक है। हाँ, उनके लिए सोने की चूड़ियाँ या कंगना, वो तो कंगना ले लेके आए। 500 लेके कंगन भेजे। अच्छा। इतना सब देने के बाद इतना सब करने के अंदर जोड़े की रकम वो है, कुछ ही नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वाली साहब का तो उनका पता नहीं है। वो हजरत में आ रहे, बहुत बड़ी हजरत में आ रहे, इंक्वायरी नहीं करे, दरिया भी नहीं करूंगा। वाली साहब का तो पता ही नहीं है वो जिंदा है क्या, इंतकाल हो गया या कुछ केस करके वो चरलापल्ली जेल में बैठे है, क्या करे, अगर कुछ मालूम नहीं। और उनका कोई घर जो है उनके वाली साहब के बारे में नहीं बोलता। ठीक है। और निके खाने में आए ना कुछ नहीं अभी तक। वाली साहब आए तुम्हारे बोले तो एक बोल देना, दो बोल के बात को उड़ा देते। फिर वहाँ जाके पैसे डाल है कि मैं ससुराल में गाँव में घर लेकर। शादी की बातचीत किससे हुई फिर आपकी? तो मत कर रहे। शादी की बातचीत किससे हुई आपकी? शादी की बातें उनके वालदा से हुई। वालदा एकदम बहुत डेंजर किस्म की उनके वालदा। अच्छा, तो आप जब गुफ्तगू कर रहे थे जब डेंजर नहीं लगा? अब लगा, लेकिन अब वो बच्ची का पता लाने से घर में वालदा बोले अपने को घर वालों सवाल क्या है? ठीक है, ठीक है। बच्ची अच्छी है, बच्ची जो है बच्ची पसंद है, बच्ची से अपने वो घर वाले थोड़ी आगे रहते, बच्ची आगे संस्कार करने वाली है। ठीक है। ये बच्ची को जो घरों से ज्यादा आगे निकल गई बच्ची है। ठीक है, तब आपका सवाल क्या है? और ये है कि करना क्या चाहिए, अगर मशवरा दिए तो मेहरबानी सोचना चाहिए। या अपना लेने की उसका तो नहीं है बच्ची। अच्छा। बड़े बड़े बात आ रही, रुबात आ रही, बच्ची प्रेशर आ रही हमारे ऊपर। अच्छा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, आपका सवाल सुन लिए हैं वकील साहब ने, जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। इंशाल्लाह। कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी, सबसे पहले मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नो इंक्वायरी, नो प्रॉपर इंक्वायरी, जी ये सबसे बड़े फसाद की जड़ है। बेशक, आजकल जो रिश्ते दायमी नहीं है बेशक, और इंतहाई खोखलापन हो गया है। बच्ची पसंद आ गई, जाहिर है खूबसूरत थी होगी, इनकी वालदा डेंजरस है, जी ये उनको पता चला भी, जी फिर भी उन्होंने ये सोचा कि भाई बच्ची घर में आने वाली है, ये सब सामान लेगी, जी जन्नत नमूना बन जाएगा घर। जी जी मगर वो डेंजर तो हमेशा लर्किंग था। जी जी। आप रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, मैं उस हदीस की तरफ तवज्जो ले जाना चाहूँगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जनरली जो आम तौर पर निकाह होता है वो 4 चीज़ों की बिना पे होता है: हसब नसब, माल दौलत, खूबसूरती और ईमान, दीन की बिना पर। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हुक्म है कि पहले दीन को तरजीह दी जाए, फिर दीगर चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। तो अब ये लोग जो है बच्ची की खूबसूरती देख के शादी करें, मेरे हिसाब से, मेरे जिस तरीके से इन्होंने बताया है, इनके भाई की ये फैमिली है, भाई का। अब भाई अगर इनके भाई कोई तोहफे तहाइफ अपनी बीवी को देते हैं तो ये उनका इख्तियार है जी, इसमें माँ भाई लोगों का ज़्यादा मुदाखलत ना हो तो बेहतर है। और जब इनके भाई को कोई शिकायत नहीं है तो इन्होंने दौरान सवाल ये कहा कि उसको अपनाया जाए या ना। भाई अपनाने वाली बात तुम कहाँ से उसके हकदार हुए कि उसको अपनाए या ना? जी। उनके खाविन है, उनके हस्बैंड है, उनका इख्तियार है वो अपनाए या ना अपनाए। और ऐसे लगता है भाई अगर वो अपनी माँ के पास है तो ठीक है, वो इनसे बनती नहीं होगी तो होगी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं करनी चाहिए। अब बिला वजह अगर कोई बातें हो रही हैं तुम्हारी माँ पे ताने का, देखिए सबसे तकलीफ दे बात जल्द ये अक्सर महसूस होती है अज़दवाजी जिंदगी में, सबसे तकलीफ दे बात ये होती है कि लड़की की माँ बाप पे जो कमेंट किया जाता है, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारा वो ऐसा, तुम्हारा, भाई ये सब चीजें जैसे आपने बराबर बताया भी शादी से पहले नहीं पता करनी चाहिए क्या? मिजाज को देखिए, मेल जोल होता है, मुलाकात होती है, सब जानते बूझते रहते हैं। और दूसरी बात, अगर लड़की अपनी माँ बाप के पास रह रही है और अपने हस्बैंड की एब्सेंस में, इनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, वो खतर में रहते हैं, और जब हस्बैंड ही ना हो और लड़की को तलब करके चाहते क्या है आप? हाँ, तो शरई हिसाब से ये कोई वाजिब बात नहीं है कि हस्बैंड के एब्सेंस में आप घर में बुलाएं लड़की को और उसका काम के लिए या उसके लिए मजबूर किया जाए। ये शरई हिसाब से और कानूनी हिसाब से इसकी इजाजत नहीं है। जी, एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रिहाना है। जी जी, मेरे को ये पूछने का था, मेरे और मेरी मम्मी का डिवोर्स हुआ है। अब हम हमारे फादर से मिलने के लिए गए तो हम उनकी औलाद नहीं है बोल के बोलते हैं।
अच्छा, तो क्या करना आप बताइए। कौन बोलता है ये ऐसा? जी हमारे पापा बोलते कि हम नहीं होते उनके लड़के, हम लोग 2 बहन 1 भाई है। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं आपके पापा? ये गुजरात पे रहते हैं लोग। ठीक है। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। अब फिलहाल मैं मिलने गई तो नहीं होते, हमारी औलाद ही नहीं होती बोलते। अच्छा, तब क्या करना है ये बात पे? इनके पापा इन्हें डिसोन कर रहे नहीं हैं। जा रहे, इनसे कौन से बात करने मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है? जी उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं करे, उन्होंने वैसी है। एक भाई मेरा वही है उनका ने। अच्छा, एक भाई है, मम्मी का ने रहते और मैं रहती हूँ मम्मी का। ठीक है। और मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, क्या करना आप बताइए जरा। आप अपने पापा को बहुत चाहती हैं और मिलना चाहती हैं? हाँ मिलना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मिल रही नहीं मिलती बोल के बोल रही। इसकी- जब हम छोटे थे तो ऐसा कोर्ट में केस डाले थे कि बच्चे होना मेरे को बोल के। अच्छा, अब हम मिलना चाह रही तो हमारे नहीं, हम नहीं पहचानते बोल रही। अच्छा। मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको कैंसर है। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं। जी, इंशाल्लाह जवाब देते हैं वकील साहब। जी, अच्छा, आप प्रोग्राम शुक्रिया। देते कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये कितनी अफसोस की बात है कि अपने लखते जिगर को ये कहते हैं कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। ये ऐसा हो सकता है। इन्होंने दौरान सवाल ये भी कहा है कि भाई हमारे वालिद साहब और वालदा के बीच में कोर्ट में केसेस चले, बाद उसके एक लड़का उनके पास रहता है और एक लड़की और एक लड़का इनकी माँ के पास थे। जी। और हो सकता है जब कानूनी रस्साकशी के दौरान इनकी माँ ये लोग ऐसे कहे होंगे कि हम तुम्हारे बच्चे होते ही नहीं। अच्छा, तो हो सकता है वो बात को पकड़े, मगर कह देने से मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर कह देने से कोई बात खत्म नहीं हो जाती। ये लोग जब तक कि वो कानूनी कार्रवाई करके बेदखल नहीं करते तो बेशक ये उन्हीं की औलाद है। ये खुद भी कोर्ट में केस डाल सकती हैं, फैमिली कोर्ट में केस डाल सकती हैं। फैमिली कोर्ट के हिसाब कानून के तहत फैमिली कोर्ट में केस डाल करके ये अपने राइट्स एजिटेट करके पूछ सकती हैं, विजिटिंग राइट्स ले सकती हैं और इनके वालिद साहब के लिए वो रास्ता खोल सकती हैं। ये जी, इनके लिए यही मशवरा मुफीद है। जी। अपनी जिस्म की औलाद को डिसोन करने से डिसोन नहीं हो जाती और किसी की औलाद को अपनी औलाद कहने से अपनी औलाद नहीं बनती। एडॉप्शन रिकॉग्नाइज नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर, ना एडॉप्शन है। हाँ, डिसोन कर सकते हैं या आख करना जो बोलते हैं कि बेदखली जो कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, मगर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि भाई ये मेरी औलाद ही नहीं है। जी। अब ठीक है, अगर ओरली कहते हैं और सताते हैं तो ये दूसरी बात है, मगर कानूनन उनके बोलने से ये उनकी औलाद नहीं है ऐसा नहीं होगा। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि इस्लाम में आँख कर देने से प्रॉपर्टी से खारिज नहीं होते हैं। हाँ, वो एक दूसरा है, उसके कानूनी पेचीदगियां अलग हैं, जी, वो एक दूसरी बात है। मगर जी, जो जर खरीद प्रॉपर्टी है, जो आबाई प्रॉपर्टी है, वो कैटेगराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अब ये रेहाना साहबा के पापा को आपका क्या मशवरा है? उनको तो चाहिए कि ऐसा ना करें। अपने बच्चों को तकलीफ देने से क्या हासिल होगा। उनको चाहिए कि रहम का मामला करें, शफकत का मामला करें और एक शफीक बाग बन जाए। नादानी सगी में हो गई होगी, छोटे थे होंगे, कुछ जी, कह दिया होगा। जी हाँ। माँ के प्यार में बाप से कुछ कह दिया होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो है अक्सर अज़दवाजी जिंदगी में हदें पामाल होती रहती हैं। जी। तो काफ़ी जो है गुफ्तगू तलब हैं, काफ़ी मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम जो है और नए नए मौज़ूआत जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। 498 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी गुफ्तगू की है और आइंदा हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हरासानी, औरतों को किस तरह से सताया जा रहा है इन लॉज की जानिब से और उनके हस्बैंड्स की जानिब से, इंशाल्लाह वो टॉपिक पर आइंदा गुफ्तगू की जाएगी। तो तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर